हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वो था व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हम कहते किसे हैं। उसके बाद एग्रीमेंट हम किसे कहते हैं, और एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, क्या क्या उसके क्या क्या मतलब इसेंशियल्स हैं, मतलब जो वो हों तब हम उसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या क्या इसेंशियल्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। ओके, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब उसमें ये इसेंशियल्स हों, मतलब एज गिवन बाय सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 में ये इसेंशियल्स दिए गए हैं 1 to 6 पॉइंट। और कुछ ऐसे इसेंशियल्स भी हैं जो सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन उसको इसेंशियल मीन्स ज़रूरी माना गया है। ओके, तो सेक्शन 10 के अनुसार क्या है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होगा तभी तो कुछ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद एक फ्री कंसेंट, मतलब एक फ्री कंसेंट, एक इच्छा होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, एक पार्टी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट से मतलब है कि पार्टी जो है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, तभी वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एलिजिबल है। ओके, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइड नहीं होना चाहिए। नॉट गिवन बाई सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल्स। तो ये जो बातें हैं 1 to 6 पॉइंट, ये क्या है सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन वो क्या माना गया है, हमें इसेंशियल माना गया है। जैसे कि दो पार्टी तो होनी ही चाहिए, बिना दो पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो दोनों पार्टी का क्या होना चाहिए, इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप का। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से मतलब है कि कोई भी ऐसा उस एग्रीमेंट में बातें ना हो कि जो पॉसिबल ही ना हो। ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये हमारा सेक्शन 10 में। और नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 में सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन क्या है, इसेंशियल है। जैसे कि दो पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। In term of section 10 of Act, in terms of section 10 of the Act, all agreement or contract, if they are made by the free consent of the parties, competent to contract for lawful consideration with a lawful object and not declared to be void. तो ओके, यहाँ पे इन सबको मिक्स कर दिया गया और बताया गया है कि सेक्शन 10 में जो भी बातें लिखी गई है वो सभी अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगी। कोई भी एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट से बनता हो और पार्टी क्या हो, कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक लॉफुल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और वो क्या हो, वॉइड नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सेक्शन 10 क्या बताता है हमें, इसेंशियल्स बताता है, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताता है कौन, सेक्शन 10। ओके, नेक्स्ट, टू पार्टीज वन कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एक पर्सन जो है खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है, तो क्या होगा, दो पार्टी की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक क्या करेगा, ऑफर करेगा, दूसरा क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना। तो इसका एक एग्जाम्पल है इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्लीज इसे याद रखिएगा कि टू पार्टीज का जो एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एन को। नेक्स्ट, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। तो पार्टी क्या है, पार्टी की क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, ना कि सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट यहाँ पे इन्फोर्सिबल माने जाएंगे। सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट क्या होते हैं, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ एग्रीमेंट तक ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे पार्टी को क्या होना चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। एक एग्जाम्पल है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ओके, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर किसका एग्जाम्पल है,
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का। ओके, एक हस्बैंड है, वो क्या करता है, वो किसको एग्री करता है, अपनी वाइफ से एग्री करता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उनको दी जाएगी मेंटेनेंस के लिए हर महीने जब वो बाहर रहेंगे। हस्बैंड क्या होता है, फेल हो जाते हैं देने से, वो प्रॉमिस अमाउंट देने से हस्बैंड क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वाइफ क्या करती है, सू करती है रिकवरी के लिए, अमाउंट रिकवरी के लिए। तो वो क्या होता है वहाँ पे, वो केस जो है वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट। यहाँ पे वाइफ क्या करेगी, उस अमाउंट को क्या करेगी, रिकवर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ना कि उन्होंने कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा था। उन्होंने बस आपस में बात किया था कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा जब मैं बाहर रहूंगा। तो यहाँ पे कोई भी लीगल इन्फोर्सेबल बात नहीं है, इसलिए ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट मानी जाएगी। और पार्टी जो है यहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो उनको सू नहीं कर सकते। उसी का एग्जाम्पल है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन। लेखपाल प्रॉमिस करता है अपने लड़के से कि वो उनको 5 लाख रुपए देगा जब वो सी एग्जाम को पास कर लेंगे। ऑन पासिंग द एग्जाम सन क्लेम द मनी। तो उनका लड़का जो है जब पास कर जाता है तो वो क्या करता है, उनसे क्लेम करता है, मनी मांगता है, पैसे मांगता है। हियर द सन कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट। यहाँ पे उनके लड़के जो हैं वो उनसे पैसे नहीं रिकवर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट है, ना कि उन्होंने कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रखा है कि मैं आपको इतने दूंगा और ये कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सिबल, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए सोशल और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं, इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते। और एग्रीमेंट जो है हमेशा क्या राइट ही नहीं ग्रांट करता। आप अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको अगर लॉसेस हुए तो वो आपको राइट दे। ओके, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि आपको अगर किसी की वजह से लॉसेस हुए तो आप उसको सू कर सकते हैं और उनसे रिकवरी डिमांड कर सकते हैं इन लॉ के थ्रू और कोर्ट में। ओके, other formalities to be compiled within certain cases. A contract may be written or spoken. Okay, ये तो पता है कि कॉन्ट्रैक्ट या तो बोल के हो सकता है या फिर लिख के हो सकता है। एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की डिफरेंस बात नहीं है कि आपने अगर बोल के बनाया या लिख के बनाया, तो कोई भी डिफरेंस की बात यहाँ पे नहीं है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। तो पार्टी के इंटरेस्ट से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रिटन में ही होता है, लिखित होता है। In case of certain contracts, some other formalities have to be compiled which to make an agreement legally enforceable. For example, contract of insurance is not valid except in written contract. Contract of insurance, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहेगा। कब वैलिड नहीं रहेगा, जब वो रिटन में ना हो। ओके, जब रिटन में हो तभी वैलिड होगा। वही यहाँ पे लिखा है कि contract of insurance is not valid except as or written contract. Further, in case of certain contract, registration of contract under the law which is not in force at the time is essential for it to be valid. Example, in case of immovable property. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए। मतलब ये है कि द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडिफिनिट। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एक सर्टेन होना चाहिए, इनडिफिनिट और वेग, झूठा नहीं होना चाहिए। ए एग्री टू सेल टू बी। ए क्या करता है, एग्री करता है बी से कि वो 100 टन ऑफ ऑयल क्या करेगा, उसे देगा, बेचेगा। देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का होना इसमें ज़रूरी है कि ए ने अगर बी को बोला कि मैं आपको सेल करूँगा ऑयल, तो उनको बताना था कि वो किस चीज़ का ऑयल सेल करने वाले हैं। मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, रिफाइन ऑयल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग या अनडिफिनिट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल। आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जो भी एग्रीमेंट बना रहे हैं, जिस चीज़ को भी लेके, आप उस चीज़ को देखें कि क्या वो कैपेबल है, क्या वो सक्षम है पूरा होने में। ओके, यही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए किसी भी एग्रीमेंट के अंदर। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है, ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए ने एग्री
किया भी से कि वो क्या करेगा और ट्रेजर ढूंढ देगा, मीन्स जादू से क्या करेगा, खजाना ढूंढ देगा। तो ये क्या है, ये कहीं भी दूर दूर तक ये क्या है, इन्फोर्स नहीं है। क्या ये कैपेबल है, कैपेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उसके बाद है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E। एक एग्रीमेंट जो है वो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2E से क्या आया है, हमारा प्रॉमिस का डेफिनेशन आया है। ओके, जिसमें क्या है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट इज एन कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे सेक्शन 2E से क्या बताया गया है कि जो भी कुछ प्रॉमिस हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, कंसिडरेशन रखेंगे, फॉर्म करेंगे। किस चीज़ को फॉर्म करेंगे, कंसिडरेशन फॉर्म करेंगे, तब जाके वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2B से क्या आया है, सेक्शन 2B से आया है कि प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। तो व्हाट इज प्रॉमिस, अ प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो ये कहाँ पे प्रॉमिस का डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2B में, सेक्शन 2B में क्या हमारा प्रॉमिस का डेफिनेशन है। तो प्रॉमिस किसे बोलेंगे, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, फ्री कंसेंट का मतलब आप खुद से वो बातें कह रहे हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। ओके, इसे हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो फ्री कंसेंट किसे बोल रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो किस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, सेम थिंग पे और सेम सेंस में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और बता रहे हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। ओके, दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म विद कंसिस्टनेस एड इडम। इसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टनेस एड इडम। फॉर द सच कंसेंट मस्ट बी फ्री। तो कंसेंट क्या होना चाहिए, कंसेंट हमारा फ्री होना चाहिए। Consent would be considered as free consent if it not caused by coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation or mistake. फ्री कंसेंट हम इसे भी बोल सकते हैं कि जो फ्री हो किससे, कोएर्शन से, अनडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है, ए हु ओन 2 कार। ए जिसके पास कितने कार हैं, 2 कार हैं, वो क्या करता है, सेल करना चाहता है ओके, रेड कार को बी से। बी क्या सोचता है कि वो कौन से कार लेगा, वो ब्लैक कार लेगा, बी ऐसा सोचता है। देयर इज नो कंसेशनस एड इडम। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसेशनस एड इडम नहीं है यहाँ पे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसे हम बोलेंगे फ्री कंसेंट कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही बात पे एग्री हो और एक ही चीज़ सेम सेंस में वो क्या करें, सोचें और समझें। ओके, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। तो पार्टी कब कॉम्पिटेंट होगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो पता ही है कि 18 से ऊपर होगी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है कि कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी टू ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हमारा किस सेक्शन बताता है, सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 11 क्या बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज क्या होनी चाहिए ये हमें बताता है। सेक्शन 10 क्या बताता है, सेक्शन 10 बताता है कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके, सेक्शन 10 बताता है कि क्या क्या इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन 11 बताता है कि कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। पहला बात तो है कि एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी। दूसरा बात है कि पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ओके, तीसरी बात है कि वो किसी भी लॉ के थ्रू वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। क्वालिफिकेशन से आता है कि पर्सन बिलो 18 years of age are considered minor, therefore incompetent to contract. Qualification require a person to be of a sound mind. He should be in sense so that he understand the implication of contract at the time of entering into a contract. तो क्या होना चाहिए, पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो वो उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए बातों को समझने की, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। ओके, उसके बाद है कि रिक्वायर्ड दैट अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड हिज स्टेटस इन एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
उसके बाद आ जाता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को क्या बोला जाता है, किस चीज़ से रेफर किया जाता है, क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन इज रेफर्ड टू एज अ क्विड प्रो क्यो, मीन्स समथिंग इन रिटर्न, something in return. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss or responsibility which suffered by undertaken by the other. ए एग्री टू सेल हिज बुक टू बी। ए ने क्या एग्री किया कि वो अपना बुक्स जो है वो किसको बेचेगा, बी को बेचेगा। कितने में, 100 रुपये में। बी ने प्रॉमिस किया कि उनको वो 100 रुपये क्या करेगा, दे देगा। तो यहाँ पे बी प्रॉमिस टू पे 100 इज द कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस टू सेल हिज बुक। यहाँ बी का क्या है, बी क्या कंसिडरेशन क्या है, 100 रुपीज़ देना, किसको देना, ए को देना। और ए का कंसिडरेशन क्या है कि वो बुक जो है, ए प्रॉमिस टू सेल द बुक इज कंसिडरेशन फॉर बी प्रॉमिस टू पे 100। तो बी का यहाँ पे कंसिडरेशन है 100 रुपीज़ देना और ए का कंसिडरेशन है उनको बुक देना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग इन रिटर्न हो रहा है। किसी को बुक मिल रहा है तो दूसरे को क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहा है उसके बदले में। तो इसे हम बोलेंगे कंसिडरेशन, जिसको क्या बोला जाता है, क्विड प्रो क्यो, मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ओके, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लॉ के नज़र में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और कंसिडरेशन भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 स्टेट दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट lawful, it is prohibited by law, or it is such as would defeat the provision of law, it is fraudulent or involves injury to the person or property of another or court regard, it is immoral or opposed to public policy। तो सेक्शन 23 क्या कहता है कि सेक्शन 23 कहता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है, जो कि लॉफुल नहीं है, या लॉ क्या उसे क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, मना कर रखा है। ओके, और इट इज़ सच एज, इस तरह का कोई भी मतलब बात है कि वो दूसरे को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। इन्वॉल्व्स इंज्यूरी टू द पर्सन, किसी भी पर्सन को हानि पहुंचाने के लिए है, या किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने के लिए, या किसी भी पब्लिक पॉलिसी के क्या है, अपोज्ड है। ओके, तो वो क्या रहेगा, लॉफुल, उसे नहीं माना जाएगा, ठीक ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन against B for robbery and B promised to restore the value of things taken, the agreement is void as its object is unlawful. Not expressly declared to be void. क्या होना चाहिए, void नहीं होना चाहिए। The agreement entered into must not be which the law declared be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. Void agreement is one without any legal effects. ओके, तो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट हमारा वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लॉ उसे अगर क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है, तो वो क्या हो जाता है, इलीगल एग्रीमेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट के जो है हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।